अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल पी यूट्यूब चैनल। किसी ज़माने में ईरान एक प्रोग्रेसिव नेशन थी। 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन के बाद कंट्री की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया। अगर ईरान को चांस दिया जाए तो अगले 10 सालों में ये दुनिया की प्रॉस्पेरस और एक पावरफुल इकोनॉमी बन सकती है। और अगर आप अभी गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि $1 42,000 ईरानियन रियाल के इक्वल है। ईरान की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 88 मिलियन है, जिनमें ज़्यादातर एजुकेटेड और यंग लोग हैं। ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया के एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स में से 5% ईरान के अंदर मौजूद हैं। और शायद आप ये ना जानते हों कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स जिन कंट्रीज के पास हैं, उनमें रशिया के बाद ईरान आता है। ईरान के पास यूएई और कतर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स भी मौजूद हैं। इन सब के बावजूद भी ईरान में लोग डिप्रेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, और करप्शन हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी हुई है। और इन सब से तंग आकर ईरानियन से प्रोटेस्ट करते भी हैं तो उनका कोई फायदा नहीं होता। और अगर ईरान अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर ले तो वो जर्मनी और जापान, यहाँ तक कि अमेरिका और चाइना का मुकाबला भी कर सकता है। तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल और एक वेल एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन रखने वाले ईरान को वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी बनने से कौन रोक रहा है? ईरान रैपिड ग्रोथ से इकोनॉमिक फेलियर तक कैसे पहुंचा, और ये अपने पोटेंशियल को अब तक पूरा करने में नाकाम क्यों रहा? आइए इस वीडियो में जानते हैं। ईरान की इकोनॉमी के बुरे दिन स्टार्ट हुए 1979 जब ईरानियन रेवोल्यूशन ने बादशाहत ख़त्म करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को इस्टेब्लिश किया। 1980 में ईरान और इराक की जंग हो गई, जो 1988 में ख़त्म हुई। इस जंग में ईरान को $627 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जिन लोगों के आइडियाज़ और सोशल पोजीशंस न्यू गवर्नमेंट के खिलाफ थी, उनके एसेट्स पर कब्जा करके बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए गए। बुनियाद का मतलब होता है फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए एक मोनार्की ने एस्टेब्लिश की थी। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ट्रस्ट की तरह काम करने लगी। इनका काम था गरीब लोगों को सोशल सर्विसेज देना, जो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। बुनियाद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ईरानियन इंडस्ट्रीज के शेयर में इनके पास एक बड़ा हिस्सा है। इनको गवर्नमेंट से फंडिंग्स भी मिलती हैं और कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन को कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और सुप्रीम लीडर के अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन किसी को जवाबदेह नहीं है। सुप्रीम लीडर की बात आ गई है तो थोड़ा आपको इसकी पावर के बारे में भी बताते हैं। 1979 की रेवोल्यूशन के बाद फैसला हुआ कि ईरान का एक लीडर होगा। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर लाइफ टाइम तक इसी पोजीशन पर रहेगा। वैसे तो हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में कंट्री को सर्व तो कोई भी नहीं करता, अपनी ड्यूटी करने के अलावा और सब काम करते हैं। फिर भी आपको सुप्रीम लीडर की ड्यूटीज बता देते हैं। सुप्रीम लीडर कंट्री को गाइड करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि कंट्री में इस्लामिक रूल्स पर अमल किया जा रहा है। इस टाइम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी हैं, जो 1989 से इस पोजीशन पर हैं। ये आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ और मुल्क की 3 शाखों जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इमाम से लेकर आर्म फोर्सेस के कमांडर तक किसी को भी अपॉइंट या डिसमिस कर सकता है। अब आते हैं वापस बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन पर। बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन करप्शन के टूल्स हैं। ज़्यादातर बिजनेसेस जो ये चला रहे हैं उनको सिर्फ लॉस हो रहा है, लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही गवर्नमेंट के पास इनको कंट्रोल करने की अथॉरिटी है। हायर लेवल इन्फ्लुएंस तो पहले ही इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, तो इस इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए ये प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब्स के जरिए ऑफिशियल्स तक पैसे पहुंचाती है, और ना ही बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन को इसकी कोई रिपोर्ट देनी पड़ती है। इस तरह ये ईरानियन एलीट को गवर्नमेंट से खुश रखती है। प्राइवेट बिजनेसेस के लिए बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन एक थ्रेट है। अब क्योंकि जो बिजनेसेस बुनियाद चलाती है उनको टैक्स पे करने या कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो जिन इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं उनमें प्राइवेट बिजनेसेस का मुकाबला इजीली कर सकते हैं। तो अगर प्राइवेट बिजनेसेस पैसे कमाना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को खुश रखना पड़ता है। ये ऑपरेशंस ईरानियन इकोनॉमी के लिए टेरेबल हैं। यहाँ तक कि वेस्टेड मनी और खुली करप्शन ने ईरान में इन्वेस्टमेंट को इंतहाई अनअट्रैक्टिव बना दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को डर है कि या तो उनकी इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, या फिर उन्हें बुनियाद बिजनेसेस के साथ मुकाबला करना होगा जिनके लिए कोई रूल्स नहीं है।
یہ ایران کی اکانومی کے لیے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ایران کو فاسل فیولز اور دوسری انڈسٹریز کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب صرف کارپیٹس اور فروٹس سے تو ایران ایک ایڈوانسڈ اکانومک کنٹری نہیں بن سکتا۔ ایران کے ایکسپورٹس میں آئل کا حصہ صرف 69% ہے اور پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس مزید 20% پیچھے ہیں۔ دوسری طرف ایرانین گورنمنٹ اینٹی کمپیٹیو بنیاد آرگنائزیشن کو اسی طرح چلانے پر بہت خوش ہے۔ ایرانین ایلیٹس جن کو گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹس ملتے ہیں وہ سب اتنے دولت مند ہیں کہ ان کو ڈوبتی ہوئی اکانومی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کی فیملیز ایران سے باہر رہتی ہیں۔ بنیاد سیمی ریلیجیس آرگنائزیشن ہے اور پیسوں کو ادھر ادھر کرنے کے علاوہ غریب لوگوں کے لیے کچھ اچھے کام بھی کرتی ہے، لیکن اچھے کام کر کے بھی یہ ملک کو مصیبت میں ہی ڈالتی ہے، بیکاز ان میں سے زیادہ تر آرگنائزیشنز کی نگرانی نہیں کی جاتی اور ان کے ٹاپ رینکس پر ریلیجیس اسکالرز ہیں۔ اس لیے بنیاد آرگنائزیشن پر الزام ہے کہ یہ ٹیررسٹ کی فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سی کنٹریز اسپیشلی یو ایس اے نے ایران پر سینکشنز لگا دیے ہیں۔ سینکشنز اکنامک ریسٹرکشنز ہیں جو کنٹریز کی ٹریڈ اور فائنینشیل فلاز پر پولیٹیکل، ملٹری اور سوشل ریزنز کی وجہ سے لگائی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سینکشنز اس وقت ایران پر ہیں، یہاں تک کہ نارتھ کوریا کی سینکشنز کا ایرانین اکانومی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس ٹائم ایران کی جی ڈی پی صرف $360 بلین ہے جو پر کیپیٹا بیسس پر 4091 تک پہنچتی ہے۔ ایران کی جی ڈی پی اسے سری لنکا اور لیبنان کے ساتھ کھڑا کرتی ہے جو اسینشلی فیلڈ سٹیٹس ہیں، مگر ان کے پاس تو ایران جتنے نیچرل ریسورسز بھی نہیں ہیں۔ ایران میں کسی بھی کمپنی کے لیے ایفیکٹو آپریٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایران میں ایک بڑا سروس سیکٹر ہے، لیکن جب تک یہ آئل اور دوسرے نیچرل ریسورسز سیل نہیں کرتا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فارچونیٹلی اگر کوئی کنٹری ایسی ہے جو نیچرل ریسورسز پر ریلائی کرنے سے بچی ہوئی ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ اور دوسری طرف سینکشنز، بنیاد آرگنائزیشنز اور بزنس انوائرمنٹ کی وجہ سے ایران کا بہت برا حال ہے۔ اوورآل ایرانین انڈسٹری کی ریٹنگز 10 میں سے 2.8 ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اینڈ وی ول سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔